लेकिन मैं फिर से नए वीडियोस बनाऊंगा। मैं 2026 के नए वीडियोस बनाऊंगा और अब की बार जब मैं इनको बनाऊंगा तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैं बनाऊंगा, आपके सामने पढ़ाऊंगा। हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो AKTU में एडमिशन लेने वाले हैं, इस बार अपना फर्स्ट सेमेस्टर का अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी, सभी ब्रांचेस के लिए आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो का पर्पज़ ये है क्योंकि AKTU ने अपना सिलेबस चेंज किया है। चेंज नहीं किया है, एक मास्टर उन्होंने एक तरह से मूव किया है और बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही टाइमली ये सिलेबस हमारे सामने आया है। तो इस वीडियो के दो हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि क्या AKTU ने क्या चेंज किए हैं, किस पर्पस से किए होंगे चेंज, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि इस बदले हुए सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है, मैं कैसे वहाँ पर इन्वॉल्व होऊंगा, आपको जो पढ़ना है उसमें मेरा कहाँ से इन्वॉल्वमेंट आएगा और किस भूमिका में मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य रूप से तीन सब्जेक्टों की बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। पहली बात हम करेंगे फिजिक्स की, दूसरी बात हम करेंगे केमिस्ट्री की और तीसरी बात करेंगे मैथमेटिक्स की, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट नॉर्मल नहीं है। मैंने NITs में भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं देखा है। मतलब अगर मैं कुछ उत्तर भारत की गिनी चुनी IIT के नाम लूँ, दिल्ली, इलाहाबाद, इन सब का नाम लूँ, तो वहाँ पर मैंने इस तरह के सिलेबस नहीं देखे। तो दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग सिलेबस। इसकी मैं इसको स्वागत कर रहा हूँ AKTU के इस मूव का। हाँ, अब यहाँ पर चैलेंज आने वाला है इसको पढ़ाने का। सिलेबस तो आपने दे दिया, लेकिन इसको पढ़ाएगा कौन और कैसे पढ़ाएंगे, वो एक चैलेंज है। तो वहीं पर मैं आपके सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं पढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जल्दी से अभी मैं क्या करूँगा, बोर्ड पर कुछ चीज़ें, कुछ सिलेबस के आउटलाइन में लिखूंगा और फिर उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा क्यों ये सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगा फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में आपके पास जो पहला यूनिट है, 5 यूनिट का ये पूरा सिलेबस होने वाला है। पहला यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आप इस शब्द को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये शब्द बार बार कंप्यूटर साइंस के बच्चों के सामने आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी जो यूनिट है दैट इज अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अगेन आप देख रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हम उसी क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स को सॉलिड में हम कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मैं बात करूंगा। और तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। दिस इज 3 बड़ी यूनिट्स ऑल अबाउट दिस वर्ड क्वांटम। तो आप देख रहे हो कितना वेटेज दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स को आपके फिजिक्स के सिलेबस में, बहुत ही हैविली है ये। तो आपका 5 यूनिट का है तो 20-25-100 होता है, तो 60% तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस यहीं से कवर होगा। तो अगर आपका क्वांटम मैकेनिक्स में हाथ तंग हुआ तो आपको इन 3 यूनिट में परेशानी आएगी। और उसका उल्टा भी है, अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गई, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ समझ में आ गई, लेकिन जितना जरूरी उतना समझ में आ गई, देन यू कैन मतलब एक्सेल कर जाओगे अपने सिलेबस में। 60% आपके कब्जे में रहेगा। उसके बाद अगली जो यूनिट है फोर्थ, दिस इज कॉल्ड द फोटोनिक्स, जिसके अंदर मुख्य रूप से आपके पास ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर्स जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें भी हम कुछ लेजर में भी क्वांटम का यूज कर सकते हैं, पर सिलेबस आप में हम लोग नहीं करेंगे। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स फिजिक्स हम लोग समझ जाएंगे। और 5वीं यूनिट है दैट इज द सुपर कंडक्टिविटी प्लस नैनो। हालांकि सुपर कंडक्टिविटी प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर में यूज हो रही है। आज की डेट में हम लोग जो क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, तो एक प्रोविज़न उसमें ये होता है कि हम जो लो टेम्परेचर फिजिक्स के थ्रू, क्रायोजेनिक के थ्रू अपने क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, जहां हम उनका स्पिन कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत हद तक उनकी नॉइज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक हम उनकी प्रैक्टिकली उसको अचीवेबल बनाने के लिए हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
वो उस लेवल की सुपर कंडक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी है, बेसिक सुपर कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो इस तरह से आपका जो फिजिक्स है ये बिल्कुल नया है। ये वाला हिस्सा आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से नए वीडियोस बनाऊंगा। मैं 2026 के नए वीडियोस बनाऊंगा, और अब की बार जब मैं इनको बनाऊंगा तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैं बनाऊंगा, आपके सामने पढ़ाऊंगा। तो पिछले सिलेबस में चूंकि ये सब चीज़ें नहीं थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड आपके पास नहीं था, आपको ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ती थी, आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शंस पढ़ना पड़ता था, वो सब चीज़ें हट गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़नी पड़ती थी, वो सब हट गया है। तो वो सब हट गया है, और क्वांटम मैकेनिक्स का अब चूंकि इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है, इसीलिए अब आप जब फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इन आगे की 3 यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर जब स्टेट डिफाइन करेंगे, जब हम वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टेट हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम क्वांटम कंप्यूटिंग में जब स्टेट डिफाइन करेंगे तो कैसे उससे मैच करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जब हम इस जगह पे कुछ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, और कैसे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम यहाँ आते हैं, और कैसे हम अपनी क्यूबिट की स्टेट को डिफाइन करते हैं, सुपरपोजिशन कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी हम रिलेट करेंगे। तो ये जो तीनों यूनिट हैं ये एक साथ बनाई जाएंगी, मतलब एक तरह से इनको एक फैमिली के फॉर्म में। हम ऐसा नहीं कि इसको खाली पढ़ लिया फिर बीच में छोड़ दिया फिर इसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। देखो, पास होने के लिए बच्चों, मेरे साथ आप जुड़ रहे हो तो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड का ऐसा रखना, पास होने के लिए पढ़ना है तो फिर क्या ही पढ़ना है, पास होने के लिए इंजीनियरिंग करनी है तो फिर क्या ही करनी है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर इतने बड़े सिलेबस, इतने खूबसूरत सिलेबस का क्या ही मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। फिर ये मतलब एक तरह से समझ लो कि उसका जो पर्पस था वो डिफीट हो रहा है। आपको जो पढ़ाई करनी है वो समझने के लिए करनी है। इतना बढ़िया सिलेबस आपको AKTU अगर दे रहा है तो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर लो, मज़ा आ जाएगा आपको सीखने का मज़ा आएगा। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी है समय, अभी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हटा दो ये सारा नॉइज़। अरे करियर में क्या होगा, वहाँ मार्केट उड़ रहा है, एलन मस्क क्या कर देगा, ठीक है थोड़ी देर के लिए हटा दो, 1 साल के लिए हटा दो, बस 1 साल तक खाली सब्जेक्ट पढ़ो, जो सब्जेक्ट तुमको मिला है ना उसको खाली पढ़ो, उसकी सारी अंजर पंजर खोल के उसको पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का हिसाब किताब। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री देख करके मुझे मतलब आश्चर्य भी हुआ, और इस बात का मुझे खुशी भी है कि AKTU में बहुत अच्छे सलाहकारों का उन्होंने हायरिंग की है। पहला है हार्डवेयर मटेरियल केमिस्ट्री, मतलब गजब ही पहली यूनिट है, हार्डवेयर मटेरियल केमिस्ट्री। ये वो वाली केमिस्ट्री नहीं जो आपने एल्कीन, एल्काइन, ऑर्गेनिक और वो मेटलर्जी और इनऑर्गेनिक और वो सब पढ़ा है। नो, दिस इज, आई कैन से दिस इज द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। यू कैन से एक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ब्रांच होती है, ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। मतलब आपको कंप्यूटर साइंस के चूंकि आप बच्चे हो तो आपको क्या मतलब है कीटोन में एल्डिहाइड मिला दो तो क्या बन जाएगा, आपको क्या मतलब है कि अगर आपके पास एल्युमिनियम का ओर है तो उसको हम कैसे उसमें से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करें, कोई मतलब नहीं है। आपको क्यों मैकेनिज्म लर्न करना है केमिस्ट्री के, क्यों, क्या यूज है, दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। बट दिस इज द हार्डवेयर मटेरियल केमिस्ट्री। मतलब जब आप कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाते हो देन यू नीड सर्टेन मटेरियल्स, डेफिनेटली आपको उसमें मेटल भी यूज होते हैं, आपके उसमें सेमीकंडक्टर भी यूज होते हैं, आपके उसमें डाइलेक्ट्रिक्स भी यूज होती हैं, तमाम तरह के मटेरियल, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलग अलग परमेबिलिटी के मटेरियल्स यूज होते हैं, वायर यूज होते हैं, यानी कंडक्टर यूज होते हैं। तो क्यों ना हम उनको पढ़ें, क्यों ना हम उनकी केमिस्ट्री पढ़ें, वो तो जुड़ा है हमारे साथ। भाई अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो खाली सॉफ्टवेयर थोड़ी पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही कंप्यूटर हम पूरा पढ़ रहे हैं। ये नहीं कैबिनेट के अंदर ना पढ़ाओ, खाली हमें सॉफ्टवेयर पढ़ाओ, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो ये एक बढ़िया है, तो ये एक तरह से हार्डवेयर मटेरियल केमिस्ट्री है, एंड दिस इज अ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पक्की बात है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, बट यू कैन से दिस इज अ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, कह सकते हो केमिस्ट्री का है। तो दूसरी यूनिट है एनर्जी स्टोरेज एंड पावर केमिस्ट्री। अगेन इसको उन्होंने नाम दे दिया है, क्यों, देखो एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना है, अगर बैटरी को केमिस्ट्री का टॉपिक मानते हो तो फिर ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, और मैं बैटरीज को, सुपर कैपेसिटर को फिजिक्स का टॉपिक मानता हूं तो मेरे लिए ये भी फिजिक्स ही है।
ये जो पावर केमिस्ट्री कह रहे हैं बेसिकली इसके अंदर बैटरी लिथियम आयन बैटरी, फ्यूल सेल, ये सब पढ़ते हैं। अब वो फ्यूल सेल को हम केमिस्ट्री कहें कि फिजिक्स कहें, हम क्यों इस झगड़े में पड़े, हमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चूंकि ये सब कुछ फिजिक्स का ही हिस्सा है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कह लो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कह लो, मटेरियल साइंस कह लो, अप्लाइड मटेरियल साइंस कह लो, अप्लाइड मटेरियल फिजिक्स कह लो, ये सब कुछ मिक्स है, तो ऐसे कोई झगड़ा नहीं है। तो इसीलिए ये अब केमिस्ट्री का ये दो यूनिट भी फिजिक्स की ही एक तरह से डोमेन में आ गई हैं। तीसरा है सेंसर्स एंड केमिकल डिटेक्टर्स। तीसरा है सेंसर्स एंड केमिकल डिटेक्टर्स। देखो ये फिजिक्स में एक ब्रांच होती है इंस्ट्रूमेंटेशंस, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हम इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ अब सेंसर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिटेक्टिंग टूल की तरह से आते हैं। आप थर्मामीटर देखो क्या है, एक तरह से टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का है। आप लोगों ने देखा होगा एक वायरलेस थर्मामीटर होता है, कोरोना टाइम में होता है, उसको माथे के पास लाके ऐसे प्रेस करते थे तो एक टेम्परेचर का वैल्यू आ जाता था वहाँ पर। दैट इज अ सेंसर। तमाम तरह के सेंसर होते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में 50 तरह के सेंसर्स होते हैं। आप देखते हो एडवांस इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी है जो कि अपने आप को पार कर लेती है, अपने आप घुमा देती है। मेन बिना इंसान के चलने वाले जो कार हैं वो तमाम तरह के सेंसर से काम करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव वेव, इंफ्रारेड वेव्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। ऐसे ही केमिकल डिटेक्शन के लिए भी होता है। हम तमाम तरह के सेंसर्स यूज करते हैं केमिकल पर्पस के लिए, ठीक है, सेमी के मतलब टूल्स देखने के लिए, समझने के लिए कि इस खास तरह के कंपोनेंट में कितना क्या परसेंटेज है। तो सेंसर्स एंड केमिकल डिटेक्टर्स, दिस इज अगेन आई कैन से दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ फिजिक्स बिकॉज सेंसर्स आर वेल डिफाइंड, देयर इज नो डिबेट। उसके बाद है नैनो मटेरियल एंड फंक्शनल मटेरियल फॉर स्मार्ट सिस्टम। तीसरा चौथा है नैनो मटेरियल्स एंड फंक्शनल मटेरियल्स फॉर स्मार्ट सिस्टम। ये डिबेट कर सकते हो कि क्या नैनो मटेरियल की स्टडी करना फिजिक्स की बात है, केमिस्ट्री की बात है, इंटरडिसिप्लिनरी है। सब लोग अपने अपने तरह से इसका यूज करते हैं। क्वांटम डॉट की बात करेंगे, हम यहाँ भी करेंगे, हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से केमिस्ट्री का हिस्सा है। आपके सिलेबस में केमिस्ट्री मेंशन है, बट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स। और स्मार्ट सिस्टम जो होते हैं उनमें मटेरियल्स कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, अब क्या स्मार्ट मटेरियल का मतलब है वो हम लोग आगे देखेंगे जब पहुंचेंगे वहां पर। तो फंक्शनल मटेरियल्स, अगेन मटेरियल साइंस, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कैसे। पांचवा जो आपके पास है दैट इज द ग्रीन केमिस्ट्री ई वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, ये थोड़ा सा कह सकता हूँ, ये ग्रीन केमिस्ट्री चूंकि नाम ले ही दिया गया है तो ठीक है, मान लेते हैं ग्रीन केमिस्ट्री प्लस ई वेस्ट। अब ये तो मैं मतलब यहाँ तो मैं आपसे एक आर्गुमेंट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक वेस्ट, व्हाट आर इलेक्ट्रिक वेस्ट, आपने जानते होंगे, आपने सुना होगा कि जब कंप्यूटर्स होते हैं उनके जब हिस्से बेकार हो जाते हैं तो उनको डंप करना अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम उन मटेरियल को डंप करते हैं या इसको रिसाइकिल करें, तो हम वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे कैसे मैनेज करें। या आप ये भी देख सकते हो जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं इनकी बैटरियाँ हम ठीक रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन क्या जब वो बिल्कुल कंडम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनको कैसे मतलब उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, कहीं दबा दिया जाता है, जला दिया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी वजह से सॉइल पे क्या असर पड़ता है, जलाया जाता है तो उसकी वजह से धुएं होते हैं, उससे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है तो इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग वहाँ बात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये कहने को तो केमिस्ट्री है, बट मुझे इस केमिस्ट्री के अंदर भी 70 से 80% फिजिक्स दिख रही है। सो आई थिंक आई कैन डिस्कस अ गुड डिस्कशन मैं आपके साथ कर सकता हूं, तो वो मैं यहां पर मैंने आपको बताया। Now let me explain the most interesting subject in the universe and extremely interesting in this syllabus, the mathematics. गजब की मैथमेटिक्स इसमें डाली गई है और उसका एप्लीकेशन डाला गया है। मतलब ये सबसे खूबसूरत बात है इस सिलेबस की, जिसका कोई मैच नहीं है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में मैंने इस तरह की बात देखी है जहां एप्लीकेशन को मेंशन कर रहे हैं। मतलब आपको टीचर को सब्जेक्ट पढ़ाना है और एप्लीकेशन पढ़ाना है। अगर सब्जेक्ट अब ये AKTU पे जिम्मेदारी आती है, उसने अपने सिलेबस में कंटेंट दिया है, उसका एप्लीकेशन दिया है। अगर उसने क्वेश्चन पेपर एप्लीकेशन के साथ नहीं बनाए, मतलब क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन नहीं पूछा, तो ये जितने भी AKTU के टीचर्स हैं ये साल 2 साल में इस मैथ को भी, जो अभी नए सिलेबस का मैथ है, इसको भी 11वीं 12वीं की मैथ की तरह पढ़ाना शुरू कर देंगे।
खत्म कर देंगे सारा पर्पस। इसलिए AKTU के क्वेश्चन पेपर सेटर की जिम्मेदारी है कि जब वो अपना पेपर उन्होंने सिर्फ सिलेबस दिया है तो इस सिलेबस के अंदर मैथ को एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछें, ताकि इस सिलेबस की रिलेवेंस बनी रहे। क्या है सिलेबस में, लेट मी एक्सप्लेन। पहला पॉइंट जो है मैथमेटिक्स का वो है कैलकुलस। कैलकुलस वही कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैक्सिमा, मिनिमा, लैग्रांजे वेरिएबल्स वगैरह हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पार्ट, इसमें सिलेबस में पहले तो कुछ लिखा है, उन्होंने 4-5 लाइन में लिखा है कि हम इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे, मतलब जितने फंक्शंस वगैरह जो होते हैं स्टैंडर्ड कैलकुलस की चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखा है, उन्होंने एक हेडिंग लिखी है कि इसका एप्लीकेशन भी वो सिलेबस का ही हिस्सा है। तो ये मान के चला जा सकता है कि वो चाह रहे हैं कि हम इन सारे टॉपिक को जब पढ़ें, जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ें, जब हम लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ें, जब हम फंक्शंस पढ़ें, फंक्शंस की प्रॉपर्टी पढ़ें, तो उसका एक एप्लीकेशन भी देखें। अब एप्लीकेशन किस हिसाब से, चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो आपकी फील्ड का एप्लीकेशन यहां पे देखना है। तो क्या क्या एप्लीकेशन उन्होंने मेंशन किया है, देखिए बहुत बढ़िया। उन्होंने मेंशन किया है मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, वाह, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। उन्होंने दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग, उन्होंने मेंशन किया है डाटा प्रोसेसिंग, उन्होंने मेंशन किया है मशीन लर्निंग, उन्होंने मेंशन किया है न्यूरल नेटवर्क, उन्होंने मेंशन किया है न्यूरल नेटवर्क ट्यूनिंग। जब आप कैलकुलस पढ़ते हो तो कैलकुलस के अंदर आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हो। जब हम कंप्यूटर में डीप लर्निंग पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में डीप लर्निंग पढ़ते हैं, जो कि बेसिक है ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ChatGPT, ग्रोक, जेमिनाई का, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट के हिसाब से उसने कुछ आउटपुट दिया, आउटपुट पे एक फीडबैक आया, फिर उसने अपने सारे न्यूरल नेटवर्क के वेटेज को फिक्स किया। इसको ट्यूनिंग कहते हैं, इसको मॉडल लर्निंग कहते हैं। अब आप जब कैलकुलस पढ़ोगे तो आपको वो कैलकुलस, मान लीजिए मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया, मान लीजिए मैंने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया, तो जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाते हैं तो अगर मैंने आपको कहा कि ये है, ये कोई ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, यहाँ पर भी मिनिमा है, ये भी रिलेटिवली मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये इन सब की सबसे ज़्यादा ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है, ये है। अब खुद ही सोचो, अगर आपने कोई पार्टिकल को यहाँ से फेंका तो ये लुढ़कता हुआ जाएगा, इस मिनिमा को पार करेगा और यहाँ पे इसको पार करेगा, लेकिन जब यहाँ पहुँच जाएगा तो उसको इस पार करना संभव नहीं रहेगा। एनर्जी का एक वैल्यू यहाँ पर उसके साथ जुड़ी हुई है। इस तरह के जो हॉपफील्ड नेटवर्क्स होते हैं, हॉपफील्ड नेटवर्क कहते हैं इनको, ये आपके लर्निंग, आपके मशीन लर्निंग का एक मुख्य हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी है उसके, है उसमें डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा का ही खेल है सारा। तो अगर सिलेबस हमसे कह रहा है कि कैलकुलस में आपको डाटा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना, ऑप्टिमाइजेशन इज अगेन द सेम कैलकुलस थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब पढ़ना है, तो ये वो कह रहा है कैलकुलस सीखो, इसके नजरिए सीखो। इससे क्या होगा बच्चों, आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ट्यून हो जाओगे, लड़ झगड़ के, रो के, गा के अपने आप को आपको ट्यून करना पड़ेगा कि आपको मैथमेटिक्स जो सीखनी है वो अपने स्ट्रीम के हिसाब से सीखनी है। पहले ही सेमेस्टर से, मैथ की पहली ही क्लास से आपको इन सारे कीवर्ड्स की तरफ आपका झुकाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, कोई भी मुझसे शर्त लगा सकता है, आप देखिएगा, आप पहली क्लास पढ़िएगा, आप जब मैथ पढ़ना शुरू करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस पढ़ोगे, शायद ही कोई आपको, आपके मैथ का टीचर इस तरफ ले जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे जैसे ट्रेडिशनल मैथ पढ़ाई जाती है। अगर ये ना हो तो मुझसे ज़्यादा खुश आदमी कोई नहीं होगा। अगर वो मैथ के लोग इस तरफ मुड़ जाएं, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब वो ना केवल मैथ ही उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे पारंपरिक तरीके से, बल्कि क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही डिजाइन करेंगे, क्योंकि लॉ भी बहुत बड़ी है, मैथ टीचर की लॉ भी बहुत बड़ी है। तो सिलेबस को एकदम डाइल्यूट कर सकते हैं। ये मेरा खतरा है, ये मेरा AKTU से निवेदन है, ये मेरी एक प्रेडिक्शंस है जो कि मैं चाहता हूं गलत हो जाए, कि अगर AKTU के मैथ के टीचर्स इसको प्रॉपरली पढ़ाएं, इसके एप्लीकेशन के हिसाब से इसको पढ़ाएं, हो सकता है इसके लिए उनको बहुत पढ़ना पड़े। पढ़ लो मेरे दोस्तों, पढ़ लो, लेकिन बच्चों को जब ये दो तो उनको ऐसा दो ना जिसके लिए सिलेबस बनाया गया है, उस मोटिवेशन को मत डिफीट करो प्लीज। तो ये हो गया आपका कैलकुलस का मामला। फिर हम पढ़ते हैं अगला क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल। आप इसके बाद, ये तो हो गया नॉर्मल कैलकुलस। उसके बाद जो अगली यूनिट है वो है आपका मल्टीपल, दूसरी यूनिट है मल्टीपल
इंटीग्रल। अब ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि 12th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, जहां हम डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, वॉल्यूम, सरफेस, ये सारे इंटीग्रल पढ़ते हैं, बीटा गामा फंक्शन पढ़ते हैं। और आपका जो सिलेबस कहता है, अगेन वेरी ब्यूटीफुल सिलेबस, वो क्या कहता है, आप इसका एप्लीकेशन पढ़ें। आप इसका एप्लीकेशन कहाँ पढ़ें? आप इसका एप्लीकेशन पढ़ें इमेज प्रोसेसिंग में। होता है भाई इमेज प्रोसेसिंग में। खूब बनाए होगे जिबली आर्ट भाई, अपनी फोटो डाल करके ChatGPT से जिबली आर्ट बनाए हो ना, इमेज प्रोसेसिंग तो की है, करवा रहे हो तो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से। उसके बाद आता है डाटा डेंसिटी। डाटा डेंसिटी क्या है भाई? डाटा एनालिटिक्स का नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा, ये सब वहीं पर, ये मल्टीपल इंटीग्रल्स वगैरह, मैथ वहाँ पर यूज होती है। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है AI probability distribution, great concept used in the much deep learning thing. So ये आपकी मैथमेटिक्स is aligned with your computer science topic, machine learning। भले ही आपने मशीन लर्निंग ली ना ली हो, पर ये आपके साथ अलाइन है। फिर देखें तीसरी यूनिट, बच्चों तीसरी यूनिट जो है वो है वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस। अब वेक्टर कैलकुलस में आप स्पेसिफिकली डेंसिटी ग्रेडियंट पढ़ते हो, जो कि हॉपफील्ड नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिकल टूल है। वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली वो आपसे मिलता है। तो यहाँ पर आपसे जो एप्लीकेशन पूछ रहे हैं वो है AI हीट मैपिंग। ये वही चीज़ है हॉपफील्ड के बारे में जो बार बार कह रहा हूँ, ये उसी से जुड़ा हुआ है। AI फील्ड भी रोबोटिक पाथ। देखो क्या मतलब, क्या देख रहे हैं, क्या टॉपिक आपको दिखाए जा रहे हैं, रोबोटिक पाथ। फिर आपका कंप्यूटर ग्राफिक, आप इनके हिसाब से पढ़ रहे हैं मैथ। फिर चौथी यूनिट है आपके पास मैट्रिसेस। सबने मैट्रिसेस पढ़ी है भाई, मैट्रिसेस सबने पढ़ी है। अब वही मैट्रिस बॉक्स बनाया और रो कॉलम रखा, लेकिन ये मैट्रिक्स रो कॉलम सिर्फ वहीं तक नहीं है। आज की कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली मैथमेटिक्स है, मैं कह सकता हूँ। इसमें आपको मिलेगा एरर डिटेक्शन कोड। समझ रहे हो क्या चीज़ है एरर डिटेक्शन कोड? वॉट एवर लर्निंग, आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में आप कोई चीज़ सीखते हो तो सीखने का मतलब क्या हुआ भाई? आपने कुछ कहा, कुछ बनाया, उसमें कुछ गलती हो गई, किसी ने बताया कि देखो ये गलत है, या किसी की फीडबैक आया और आपने उसको देखा और फिर उसको करेक्ट कर लिया और फिर दोबारा से जब किया तो गलती नहीं की। यही तो हम लोग कहते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। बस जरूरी क्या है कि वो गलतियां करता ना जाए, उनसे सीख के उनको ठीक करता जाए। तो ये एरर करेक्शन कोड भी हमारे प्रोग्रामिंग के हिस्से में एक टूल की तरह से आता है। उसके बाद आपके पास है लूप करंट। आपके पास यहाँ लिख देता हूँ, लूप करंट, ये उसी से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। फेस रिकॉग्नाइजेशन, जब आप फेस रिकॉग्नाइजेशन, तो जब बायोमेट्रिक में कई लोग करते हैं ना कि कैमरा जैसे वो फेस डिटेक्ट करता है, या आप कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका अगर डाटा वहाँ फीड है तो पहचान लेता है। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन भी इसी से आ रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट यूनिट जो है दैट इज़ द वेक्टर स्पेस, जो कि लीनियर अलजेब्रा है आपका वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में आपके पास जो पढ़ना है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन बता रहा हूँ, मैं मेन टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा मॉडलिंग और नॉइज रिडक्शन वगैरह सब है। मेरे प्यारो, आपने देखा यहाँ पर किस तरह से सिलेबस जो है वो बनाया गया है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलमोस्ट एज इट इज़ है, और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा सिलेबस बना है, बहुत प्यारा सिलेबस बना है। उसके अलावा एक और यूनिट है AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सिलेबस है। उसको भी आप जरूर देखिएगा, मैं देखूंगा कहाँ तक मैं कर सकता हूँ। तो मेरा क्या रोल है, नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि मेरा क्या रोल है। बच्चों, मेरा रोल यहाँ पर यह है कि मैं RGS क्लासेस ऐप पर इन सारे टॉपिक को, इन सारे सिलेबस को फ्रॉम फर्स्ट टॉप टू बॉटम विथ फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मोस्ट डिटेल्ड तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है।
एक एक घंटे एक एक टॉपिक पे घंटा घंटा बिता के लगाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। 2 महीने 1 महीने बाद जब आपके सेशनल्स एग्जाम शुरू होने लगे, आपके कॉलेजेस में जब शुरू होने वाले होंगे, टेस्ट शुरू होने वाले होंगे, तो उस स्थिति में जो भी यूनिट कंप्लीट हो चुकी होंगी उनके 1 शॉट वीडियो में वहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको अगर रिवाइज करना है तो आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में वहाँ पर मिल जाए। और जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे उससे 3 हफ्ता पहले सारे यूनिट्स के 1 शॉट वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे सो दैट कि आप उसको समझ लो। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको इनके, मैं तो कहूँगा जो मैं डिटेल लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स वहाँ बनाओ, आप बनाओ, उसको खुद से बनाओ। मैं भी आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ऐप के अंदर जाओगे तो वीडियो होगा, उसके नीचे उसका हैंड रिटन नोट होगा, फिर वीडियो होगा, उसके नीचे उसका नोट होगा। हर वीडियो में जितना टॉपिक कवर हुआ होगा उसी का ही उसका नोट्स वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वीडियो वाइज डिटेल नोट्स होंगे और जब 1 शॉट आएंगे तो 1 शॉट के नोट्स मिलेंगे। सिंपल है बात है। तो आप अपने नोट्स बनाइए, मेरे नोट्स को भी मिक्स करके आप उसको समझिए, अपनी अनुभव को और अच्छा करिए। ऐसे ही ना केवल फिजिक्स का सिलेबस आपको मिलेगा, केमिस्ट्री का भी ऐसा ही सिलेबस मिलेगा और मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही सिलेबस मिलेगा। मैथमेटिक्स भले कोई कैसा भी पढ़ाए, कोई मैथमेटिक्स को कैसे भी पढ़ाए, एग्जाम में मैथमेटिक्स कैसे भी पूछी जाए, आई जस्ट डोंट केयर। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मुझसे 10 लाख गुना बड़े अच्छे, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म, मुझसे लाखों गुना बड़े, लाखों गुना समझदार, करोड़ों गुना पॉपुलर टीचर्स हैं। मेरा कोई कंपटीशन नहीं, मैं कोई कंपटीशन में नहीं घुस रहा हूँ किसी के। मेरा बस एक अनुभव है पढ़ाने को लेकर के, मेरा एक अनुभव है पढ़ने को लेकर के, बस मैं वही अनुभव आपको मैं देना चाहता हूँ। मैं मान के चलता हूँ 100 में से 80 लोगों को नहीं भी पसंद आएगा तो अब मैं क्या करूँ, मैं जैसा हूँ बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं बहुत अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। उम्र के साथ साथ जैसे मांसपेशियों की बढ़ने की दर धीमी पड़ने लगती है वैसे बदलाव की प्रवृत्ति भी कम ही होती है। लेकिन अगर वो 20 लोगों को भी वो चीज़ें समझ में आ रही, मेरे लिए संतुष्टि है। भाई किसी को तो कुछ समझ में आ रहा, कोई तो मेरे लाइक माइंड का मिल गया तो दैट इज मोर देन इनफ। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पॉपुलर मास पर्सन, बट जो लोगों को समझ में आ जाएगा दैट इज मोर देन इनफ। तो आपको 1 शॉट भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप एक रात पढ़ने वाले व्यक्ति हो, एक एग्जाम से एक रात पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो पहली बात तो मैं इसको डिस्करेज करूंगा, कतई मत करो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ में। ठीक है आपको एसएससी करना है बट प्लीज़ प्रॉपरली पढ़ लो, महंगा पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो ये सारी वीडियोस आपको उस ऐप पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे और आपको कोई फीडबैक होंगे तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। और इसको तो मैं पूरी तरह से पढ़ाऊंगा इन्हीं के हिसाब से, ऑब्वियसली मैथ पढ़ाऊंगा, कैलकुलस पढ़ाऊंगा। पीएचडी किया है, 20-25 साल से पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैथ ही है जिसकी रिसर्च है। तो यहाँ पर वो सारी बेसिक मैथ है। मेरा जो कैच पॉइंट होगा उन वीडियोस के जो यूएसपी होगी वो होगी कि हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट द 12 पास स्टूडेंट विद द मैट्रिसेस विद डिफरेंशियल कैलकुलस को मैं कैसे आपको मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सिंपल तरीके से पढ़ा पाता हूँ। पूछा जाए क्लास में, पता नहीं, पहली बार सिलेबस आया है, एग्जाम कैसा होगा कोई नहीं जानता, कोई पीवाईक्यू नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मॉडल पेपर नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेबस है। सिलेबस में जो दिया गया है उस पर पूछेगा एकेटीयू, नहीं मालूम क्या पूछेगा, नहीं मालूम। ठीक है, ये ध्यान में दे लो, कोई बहलाए तो बहलना नहीं। तो अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है, सब पढ़ना पड़ेगा। पहला सिलेबस है, तुम लोग इसको सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, तुमको पूरा सिलेबस का एक एक जर्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लें। अपने अनुभव से, अपने विवेक से हम लोग 1 शॉट बनाने की कोशिश करेंगे, मॉडल पेपर आपको देने की कोशिश करेंगे, आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, आपके सॉल्यूशन को फीडबैक भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अगेन फिर से बता दूं, ये पहली बार सिलेबस लॉन्च हो रहा है तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमें उनके सारे पहलुओं के साथ उनको पढ़ना होगा। एटलीस्ट मुझे पढ़ाना तो होगा, आप पढ़ें जैसे आपका विवेक है, मेरी सलाह माने तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आरजीएस क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, धीरे धीरे उस पर लॉन्चेस होने शुरू हो जाएंगे, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने वीडियो अपलोड, आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया इसको जोड़ लीजिए। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा इस यूट्यूब पर, मैं इस यूनिट को शुरू करूँगा। सो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, ये जो फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब, okay, this hardware material chemistry is going to start on YouTube। ये 2 चीजें तो
अब अकेला ही करने वाला हूँ, अकेला ही वीडियो रिकॉर्ड करके अकेला ही सब करने वाला हूँ, इसीलिए अभी हाल फिलहाल में ये 2 चीज़ें आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। कैसे होगा, आप कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें चैनल की, मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक नियत समय पे आप आ जाइएगा। कोशिश करूँगा कि इनको लाइव लेके आऊँ, एक लाइव यूट्यूब वीडियो के दौरान। लेकिन लाइव के साथ मेरे क्या प्रॉब्लम क्या है कि मेरे इस कमरे में कहीं भी कोई टीवी नहीं लगी है, तो मैं उसमें कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ। सिर्फ ये बोर्ड है, मैं हूँ, ये माइक है और ये मेरा फ़ोन है। तो लाइव आ भी जाऊँगा तो आपके कमेंट मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। हाँ ये है, वीडियो ख़त्म होने के बाद वो सारे कमेंट में देखूँगा, वो आपको फिर उसके जवाब दूंगा। हाँ, लाइव आने का शायद मुझे ये लगता है कि एक बेनिफिट ये होता है कि आपको मालूम होता है कि मुझे 6 बजे कल शाम को या 7 बजे शाम को, जैसा भी टाइम डिसाइड होगा, फिजिक्स पढ़नी है, तो एक माइंड मेकअप हो जाता है। तो ठीक है, अगर ये बेनिफिट है आपका तो सही है। और अगर किसी भी समय वीडियो डालने की है तो आप अपने कमेंट मुझे बताएं, मैं ज़रूर से ज़रूर उनको ध्यान रखूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक इस नए सिलेबस के लिए, आपकी नई यात्रा के लिए। आप पढ़ाई, अगर आपने मन बना लिया है AKTU का, तो आपने पढ़ाई शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के लिए बहुत इंतजार करने की जरूरत है नहीं, चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी होंगी। अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिए। नमस्कार।